बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से लेक्चर नंबर 35 का हम आगाज कर रहे हैं। अपने गुज़िश्ता लेक्चर में हमने लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स का जो यूनिट था पीएमसी सिलेबस के मुताबिक उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर काफ़ी सारे हमने लाइफ प्रोसेसेस के हवाले से बात की, जिसमें गैस एक्सचेंज भी शामिल था, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड टॉपिक्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड थे, इम्यूनिटी भी हमने डिस्कस किया और इसी तरह से प्लांट्स में भी हमने काफ़ी सारे टॉपिक, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमने कवर किया। तो अब यूनिट नंबर 10 हम अपनी सीक्वेंस के लिहाज से पीएमसी का जो सिलेबस है उसके अंदर इसका नंबर कुछ और हो सकता है, लेकिन ये यूनिट भी एक अलग यूनिट के तौर पर पीएमसी सिलेबस के अंदर गिवन है। इसका टाइटल है सपोर्ट एंड मूवमेंट। तो आज हम सपोर्ट एंड मूवमेंट का आगाज कर रहे हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट के हवाले से पीएमसी सिलेबस में जो इस साल टॉपिक्स इंक्लूड किए हुए हैं उसमें आप देखिए, आपको कार्टिलेज कवर करना है। यहाँ पर इन्होंने जो सब टॉपिक्स बताएं, टाइप्स ऑफ मसल्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स और इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर सच एज आर्थराइटिस। गाउट इन्होंने पहले इंक्लूड किया था, लेकिन बाद में फिर दोबारा से एक नोटिफिकेशन निकाला भी कुछ दिन पहले, उसमें गाउट डिजीज को एक्सक्लूड कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कवर नहीं करना, मेनली आर्थराइटिस, लेकिन टू सम एक्सटेंट हम कुछ रिलेटेड डिसऑर्डर्स को भी साथ शामिल करेंगे। तो यहाँ पर ऊपर देखिए सब टॉपिक्स में बोन्स का बिल्कुल जिक्र नहीं है, और जबकि टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दिए हुए हैं, तो बगैर बोन्स को अंडरस्टैंड किए हुए जॉइंट्स को कैसे आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पर बोन्स का जिक्र किया है, तो इसका मतलब है बोन्स को और ह्यूमन स्केलेटन को भी आपने थॉरोली कवर करना है, तभी आप टाइप्स ऑफ जॉइंट्स या क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स बताने के काबिल होंगे। तो हम इस हवाले से ये बोन्स को भी कवर करेंगे और बाकी जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको भी लेकर जाएंगे इसके साथ। जी, तो हमारे इस आज के लेक्चर में जो चीज़ें हमने कवर करनी है और उसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट हाफ होगा उसके अंदर भी जो चीज़ें हम कवर करेंगे उसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्टिलेज एंड बोन दोनों को हम कवर करेंगे और इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, हाउ दीज टू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसके अलावा ह्यूमन स्केलेटन और उसकी मुख्तलिफ डिवीजन, उसके अंदर पाए जाने वाली बोन्स और उनसे जो बॉडी को प्रोटेक्शन हासिल हो रही है वो डिस्कस की जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स हैं, उसके साथ साथ ये जो डिसऑर्डर्स हैं जॉइंट्स के, जैसे आर्थराइटिस, गाउट यहाँ पे हम एक्सक्लूड कर देंगे। इसके साथ साथ जो डिफरेंट टाइप के मसल्स हैं, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटन, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करेंगे और फिर उसके बाद स्केलेटल मसल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर उसको कवर करते हुए आगे फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो स्केलेटल मसल्स की अरेंजमेंट्स होती हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे। तो ये सारे कंटेंट्स हमने कवर करने सपोर्ट एंड मूवमेंट के टाइटल में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सपोर्ट एंड मूवमेंट का बुनियादी कॉन्सेप्ट है क्या, इससे आगे हम इसको आगे लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर दो वर्ड्स सपोर्ट एंड मूवमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। सपोर्ट बेसिकली यहाँ पर जिस किस्म की सपोर्ट की बात की जा रही है वो दरअसल मैकेनिकल सपोर्ट है। सपोर्ट और भी मुख्तलिफ टाइप्स की हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट का जिक्र हो रहा है। एंड दिस मैकेनिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर टू प्रिवेंट द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी एंड द विंड। ठीक है, इस तरह के मैकेनिकल स्ट्रेसेस को ओवरकम करने के लिए कुछ बॉडी के अंदर स्टेबिलिटी डेवलप हो जाती है बाय मीन्स ऑफ सर्टेन बॉडी पार्ट्स। This is called as support, and the body part which is responsible for the support is called the skeleton. Skeleton एक general term है, it can be used for any body part which provides mechanical support. ठीक है, जैसे प्लांट सेल में अगर हम बात करें तो प्लांट सेल में जैसे सेल वॉल वो उसका स्केलेटन कहलाएगा, या प्लांट सेल में जैसे उसका जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो उसका स्केलेटन कहलाएगा, या इसी तरह से हमने सेल लेवल के ऊपर साइटोस्केलेटन एक अलग से टर्म भी पड़ी हुई है। तो अगर हम बॉडी लेवल के ऊपर बात करें जैसे एनिमल्स में खास तौर पर, तो ये स्केलेटन टर्म काफ़ी पॉपुलर है। स्केलेटन इज एनी पार्ट इन द बॉडी विच प्रोवाइड्स सपोर्ट। लेकिन स्केलेटन
इसका ये हरगिज मतलब नहीं होगा कि इट मस्ट कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड फ्रेमवर्क। याद रखिए कि स्केलेटन की 3 बुनियादी टाइप्स हैं। वन ऑफ देम इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो कि स्केलेटन की मोस्ट प्रिमिटिव टाइप है, लोअर एनिमल्स में मोस्टली प्रेजेंट होता है और इवन हायर एनिमल्स के भी कुछ पार्ट्स में ये मौजूद होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन डज नॉट कंसिस्ट ऑफ अ हार्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, ये एक लिक्विड पर मुश्तमिल, एक वाटरी फ्लूइड पर मुश्तमिल सब्सटेंस है जो कि बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। सिमिलरली इन सम अदर एनिमल्स another form of the skeleton is found which is situated outside the body known as exoskeleton. So exoskeleton ये एक और टाइप है skeleton की, और जबकि higher animals have most advanced form of the skeleton known as the endoskeleton. तो ये तीनों टाइप की skeleton मुख्तलिफ एनिमल्स में मौजूद होते हैं। जो हमने डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स का पोर्शन पढ़ा था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ज़रूर इल्म होना चाहिए कि कौन से एनिमल्स में हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपको मिलता है, कौन से एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन प्रोमिनेंटली मिलता है और एंडोस्केलेटन कहाँ पर पाया जाता है। तो उसमें आपने ज़रूर वो फाइला की एग्जांपल्स देखनी है, जैसे शुरू के फाइला लाइक सिलेंट्रेटा, निडेरियंस वगैरह, उनके अंदर आपको हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मिलेगा। एक्सोस्केलेटन इज मोर प्रोमिनेंट इन मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, और एंडोस्केलेटन फिर उसके बाद जो हायर एनिमल्स हैं उनके अंदर आपको ये मिलता है। यहाँ पर जो पीएमसी के कंटेंट के मुताबिक जो हमारा स्कोप है इस टॉपिक का, उसके अंदर हम मेनली एंडोस्केलेटन के ऊपर कन्फाइंड रहेंगे। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट ये सपोर्ट एंड मूवमेंट के अंदर मूवमेंट है। मूवमेंट दिस इज अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू सम काइंड ऑफ स्टिमुलाई। जैसे ऑर्गेनिजम्स दे यूजुअली show movement to prevent some dangers, to protect themselves from the effect of some dangers or to get benefit from the environment. इस तरह से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मूवमेंट आपको नजर आती है। इवन प्लांट्स आर कैपेबल टू मूव, बट उनकी जो मूवमेंट्स हैं वो बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट होती है, वो होल बॉडी के जरिए मूवमेंट शो नहीं करते। बट एनिमल्स आर कैपेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। ठीक है, तो लोकोमोटरी मूवमेंट्स में चूंकि हमने यहाँ पर इस लोकोमोशन वाले एस्पेक्ट को ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना है, तो ह्यूमन में ये लोकोमोटरी टाइप की मूवमेंट होती है, दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसमें डेफिनेटली किसी रिस्पांस में, किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में ये मूवमेंट परफॉर्म होगी, जैसे किसी फेवरेबल स्टिमुलस को हासिल करने के लिए या फिर किसी हार्मफुल स्टिमुलस को अवॉइड करने के लिए ये मूवमेंट आमतौर पर शो की जाती है। तो ये दो एस्पेक्ट हैं जिनको हमने मेनली डील करना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम बोन और कार्टिलेज का डिटेल स्ट्रक्चर रिव्यू करते हैं। बोन्स एंड कार्टिलेजेस बोथ आर द कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड इन एंडोस्केलेटन। ये एंडोस्केलेटन के टिश्यूज हैं, इनसे एंडोस्केलेटन कॉन्स्टिट्यूटेड है। और ये जो एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट? एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म। कहाँ से ओरिजिनेट होता है एंडोस्केलेटन? सो द आंसर इज दैट इट इज द डेरिवेटिव ऑफ मेसोडर्म। ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म। जबकि इसके मुकाबले में एक्सोस्केलेटन वो एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म। अच्छा, एंडोस्केलेटन जो कि ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट होता है, ये बॉडी के वॉल के अंदर की तरफ मौजूद होगा। इट इज सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी वॉल। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, एक बोन और दूसरा कार्टिलेज। जनरली बोन्स आर सपोज्ड टू बी हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज, जबकि इसके मुकाबले में कार्टिलेजेस दे आर सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज। बोन्स वैसे तो काफ़ी सारी बोन्स की शेप एक दूसरे से डिफर करती है, बट जनरली बोन्स हैव अ जनरलाइज स्ट्रक्चर जो कि आम तौर पर आपको मोस्ट ऑफ द बोन्स में मिलेगा, या कम से कम जो लार्जर साइज की बोन्स हैं उनके अंदर ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। वो स्ट्रक्चर क्या है कि ईच बोन कंसिस्ट ऑफ टू एंड्स एंड बोथ द एंड्स आर समवॉट ब्रॉड, कॉल्ड द एपीफाइसिस। ये एपीफाइसिस कहलाएंगे।
both broad ends, जबकि the middle part of the bone is called diaphysis or shaft of the bone. Diaphysis या shaft of the bone has a cavity inside it. This cavity is usually filled with yellow bone marrow. The cavity is called the lumen, और जबकि इसके अंदर एक और कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, येलो बोन मैरो इसके अंदर मौजूद है, विच इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स. इट इज सिचुएटेड इन द ल्यूमेन ऑफ द शैफ्ट ऑफ द बोन. तो ये अक्सर यहाँ पर इनकी कंपोजिशन पूछी जा रही होती है, रोल पूछा जा रहा होता है मुख्तलिफ पार्ट्स का. तो येलो बोन मैरो इज इन्वॉल्व इन द स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड इट इज सिचुएटेड इन द ल्यूमेन ऑफ द बोन. जबकि जो एपीफाइसिस रीजन है वहां पर आप देखिए थोड़ा सा पोरस पोर्शन नजर आ रहा है आपको. यहाँ पर छोटी छोटी सी कैविटीज होंगी विच आर ऑल्सो फिल्ड बाय अनदर काइंड ऑफ बोन मैरो नोन एज रेड बोन मैरो विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज. ये आरबीसी सिंथेसिस की साइट है. सही. अच्छा, ओवरऑल अगर हम देखें बोन टिश्यू को, तो बोन इज सराउंडेड बाय अ वेरी हार्ड लेयर known as periosteum. Periosteum is made up of very dense collagen matrix. जबकि inside this periosteum, the inner part is of the bone is known as endosteum. Endosteum ये bone का inner portion होगा और outer portion periosteum कहलाएगा. Endosteum region can be further divided into compact bone and the spongy bone. Compact bone is without any पोरस कैविटीज. ये जिस तरह पोरस कैविटीज यहाँ पर आपको दिखाई जिनमें रेड बोन मैरो मौजूद है, एंडोस्टियम के जिस हिस्से के अंदर ये इस तरह की कैविटीज मौजूद होंगी वो स्पॉन्जी बोन कहलाएगा, और जहां पर ये कैविटीज नहीं होंगी उसके अलावा पोर्शन होगा तो उसे कॉम्पैक्ट बोन कहा जाएगा. सो ये दोनों मिलकर एंडोस्टियम बनाते हैं और एंडोस्टियम के बाहर पेरियोस्टियम लेयर मौजूद है. अगर आप बोन टिश्यू का किसी भी जगह से सेक्शन कट करके ऑब्जर्व करें तो आपको यूं नजर आएगा कि बोन मैस कंसिस्ट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स. यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन प्रेजेंट होती है. कोलेजन की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 कोलेजन एंड टाइप 2 कोलेजन. सो टाइप 1 इज फाउंड इन द बोन और जो टाइप 2 है दैट इज फाउंड इन द कार्टिलेजेस. तो ये टाइप 1 कोलेजन है, टाइप 1 कोलेजन. दिस टाइप ऑफ कोलेजन इज वेरी मच डेंस. ये जो टाइप है ये बहुत ज़्यादा डेंस है, इसके अंदर क्रॉस लिंकेजेस बहुत ज़्यादा मौजूद हैं एज कंपेयर टू द कोलेजन मैट्रिक्स ऑफ द कार्टिलेज. उसके अंदर आपको डेंसिटी कम मिलेगी, वहाँ पर क्रॉस लिंकेजेस कम मिलेंगी. यहाँ पर ये कोलेजन फाइबर्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली और कॉम्पैक्टली पैक हो रहे होते हैं. इसी वजह से बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है. बोन की हार्डनिंग के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स पार्टिसिपेट करते हैं ये फैक्टर्स आपको मालूम होने चाहिए. उसमें एक फैक्टर आपने ये डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स याद रखना है. सेकेंडली इस डेंस नेटवर्क ऑफ कोलेजन फाइबर्स के अंदर छोटी छोटी कैविटीज प्रेजेंट होती हैं विच आर कॉल्ड एज लेक्यूने. लेक्यूने कैविटीज आर प्रेजेंट इन द कोलेजन मैट्रिक्स. इन लेक्यूने के अंदर mature bone cells present होते हैं which are called osteocytes. Osteocytes are mature bone cells which are found in lacunae. Osteocytes are compactly packed in the lacunae. Lacunae जो small cavities थी उनके अंदर osteocytes ये compactly packed हैं. This is another factor which make the bone harder than cartilages. क्योंकि कार्टिलेजेस में भी आप सेल्स अभी मुलाहिजा करेंगे लेकिन वो लेस डेंसली पैक्ड होंगे, ये ज़्यादा डेंसली पैक्ड होते हैं. अच्छा, इसके अलावा देखो ये जो बोन है बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये कोई डेड सा टिश्यू होगा, बट इनफैक्ट बोन इज़ अ लिविंग टिश्यू एंड इट ऑल्सो हैज़ ब्लड सप्लाई. तो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई के लिए बोन के अंदर कुछ लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स होती हैं जो अलोंग द लेंथ ऑफ बोन रन कर रही होती हैं. दोज लॉन्गिट्यूडनल डक्ट्स आर कॉल्ड हवर्सियन कैनाल्स. These longitudinal ducts or Haversian canals contain blood vessels and the nerves. तो इस तरह से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बोन टिश्यू को बाय मींस ऑफ ब्लड वेसल हो रही होती है. अच्छा, इन हावर्सियन कैनाल्स और लेक्यूने के दरमियान कुछ ट्रांसफर्स कनेक्शंस भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं. दीज ट्रांसफर्स कनेक्शंस और ट्रांसफर्स डक्ट्स बिटवीन Haversian canals and the lacunae are called canaliculi.
तो इन कैनालिक्यूली के ज़रिए हावर्सियन कैनाल से न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी टुवर्ड्स अ लैक्यूने, और इसी तरह से लैक्यूने से जो कोई वेस्ट हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द हावर्सियन कैनाल्स थ्रू द कैनालिक्यूली। यूँ आप देखिए कि ये एक छोटा सा स्पेसिफिक यूनिट फॉर्म हो जाता है बोन के अंदर, विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू लैक्यूने, few Haversian canals along with canaliculi। तो this specific unit जो कि इस तरह से एक रिंग की सूरत में मौजूद होगा, this specific unit is called the osteon। osteon is the structural unit of the bone tissue। जैसे ये एक osteon आपने देखा, similarly another osteon will be there, another osteon will be there। so in this way several osteons will be found in the bone। so osteon क्या चीज़ है? this is the structural unit of the bone tissue। एक्चुअली बोन के साथ 3 किस्म के सेल्स एसोसिएटेड होते हैं। वन ऑफ देम आर ऑस्टियोसाइट, जो कि ऑलरेडी आपको बता दिए, मेच्योर बोन सेल्स इन्हें कहा जाता है। अनदर टाइप इज द ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर जनरली डिफाइंड एज द बोन फॉर्मिंग सेल्स। एक्चुअली दीज ऑस्टियोब्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द मिनरल डेपोजिशन इन द बोन मैट्रिक्स। एक और पॉइंट आप यहाँ पर ऐड कर लें कि ये जो कोलेजन फाइबर्स का मैट्रिक्स था, it is also deposited with calcium phosphate। तो कैल्शियम फॉस्फेट की डेपोजिशन की वजह से दिस कोलेजन मैट्रिक्स बिकम्स हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसकी हार्डनिंग के अंदर एक और फैक्टर जो एडिशन कॉज कर रहा है, उसमें कंट्रीब्यूशन कॉज कर रहा है, वो डेपोजिशन ऑफ मिनरल मैटर है। यूं समझ लें कि बोन के अंदर कोई 65% के करीब ऑर्गेनिक मैटर होता है और 35% के करीब इनऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर डिपॉजिटेड होता है। जबकि कार्टिलेज का जो कोलेजन मैट्रिक्स होगा, दैट इज टाइप 2 कोलेजन मैट्रिक्स, उसमें एक डिफरेंस ये भी कंसिडर किया जाता है कि वो लेस डेंस होने के साथ साथ उसमें मिनरल डिपोजिशन भी नहीं होती। अच्छा, ऑस्टियोब्लास्ट के साथ साथ ऑस्टियोक्लास्ट इज अनदर टाइप ऑफ सेल। इनको बोन डिसॉल्विंग सेल्स कहा जाता है, या ये डीमिनरलाइजेशन कॉज करते हैं। असल में ये जो बोन्स होती है ना, दे आल्सो एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ द मिनरल्स। रिपोजिटरी का मतलब ये होता है, रिपोजिटरी यानी स्टोर हाउस है। दे आल्सो एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ मिनरल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। यानी बोन्स का एक रोल ये भी है कि ये मिनरल होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व हैं। व्हाट इज मिनरल होम्योस्टेसिस? मिनरल होम्योस्टेसिस का मतलब होगा कि मिनरल्स के लेवल को मेंटेन करने में बोन्स का बड़ा अहम रोल है। मिनरल होम्योस्टेसिस, मसलन अगर ब्लड के अंदर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है तो बोन्स में से मिनरल्स को लूज करके, बोन में से डीमिनरलाइज करके बोन को मिनरल्स को ब्लड में ऐड कर दिया जाता है। स्पेशली ये कैल्शियम और फॉस्फेट्स वगैरह वो ब्लड में अगर ज़रूरत हो तो इस तरह से बोन की डीमिनरलाइजेशन की जाती है, उसमें ऑस्टियोक्लास्ट इन्वॉल्व होते हैं। एंड इफ़ ब्लड हैज़ मोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम फॉस्फेट्स, तो उन एक्स्ट्रा मिनरल्स को बोन में डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो बोन देयरफॉर एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ द मिनरल्स, या दे आर इन्वॉल्व इन द मिनरल होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों सेल्स का स्पेसिफिक रोल याद रखना है। दीज टू टाइप ऑफ सेल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन। अगर किसी जगह पर कोई फ्रैक्चर हो जाए, बोन ब्रोकन डाउन हो जाए, तो उस फ्रैक्चर्ड बोन की रिपेयर में भी ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसके अलावा जो मेच्योर बोन सेल्स थे वो ऑस्टियोसाइट कहलाते हैं। एक्चुअली दीज 3 काइंड ऑफ सेल्स, यानी इसमें ये ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट और जो अभी आपको ऑस्टियोसाइट्स बताएं, ऑल 3 आर द डेरिवेटिव्स ऑफ, ये तीनों ओरिजिनेट होते हैं फ्रॉम बोन मैरो स्टेम सेल्स। बोन मैरो स्टेम सेल्स, तो ये स्पेशल स्टेम सेल्स हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स दैट गिव राइज दीज 3 काइंड ऑफ सेल्स। तो समटाइम ये इसका ओरिजिन पूछा जाता है कि फ्रॉम वेयर दीज सेल्स आर ओरिजिनेटेड, तो बोन मैरो स्टेम सेल्स इनका सोर्स है जहां से ये सेल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। अच्छा, इस हवाले से अब आप देखो कि द आउटर कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द बोन इज कॉल्ड डैश एंड द इनर रीजन इज कॉल्ड डैश। तो क्या आना चाहिए दोनों डैशेस में? कॉम्पैक्ट बोन एंड द इनर स्पॉन्जी बोन आना चाहिए, या फिर पेराइटल बोन या सेंट्रल बोन, या फिर पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम, या फिर रियल बोन एंड
द बोन मैरो, तो क्या आना चाहिए, द आउटर कनेक्टिव टिश्यू अराउंड द बोन इज कॉल्ड। यहाँ पर देखो चूंकि बोन के अराउंड की बात हो रही है आंसर सर जी, तो ऐसी सूरत में कॉम्पैक्ट बोन नहीं आना चाहिए, बिकॉज कॉम्पैक्ट बोन इज द पार्ट ऑफ द एंडोस्टियम। तो इस अराउंड द बोन की वजह से यहाँ पर हम पिक करेंगे पेरियोस्टियम, ठीक है, पेरियोस्टियम। देखो ये पेराइटल बोन या सेंट्रल बोन ये भी सूटेबल नहीं होगा। पेरियोस्टियम इज द आउटर पोर्शन ऑफ द बोन एंड एंडोस्टियम इज द इनर, तो यहां पर आएगा पेरियोस्टियम, पेरियोस्टियम, और जबकि इस ब्लैंक में आएगा एंडोस्टियम, ठीक है। तो ये है राइट आंसर इसका। अच्छा, उसके बाद कार्टिलेज का अगर आप स्ट्रक्चर मुलाहिजा करें तो कार्टिलेज, अनलाइक बोन्स, कार्टिलेजेस हैव नो डेफिनेट शेप। जैसे आपको बोन के केस में दो ब्रॉड एंड्स बताए जिनको एपिफाइसिस का नाम दिया था और बीच में शैफ्ट ऑफ द बोन थी या डायफाइसिस, इस तरह से कार्टिलेजेस में कोई यूं डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होता। डिफरेंट प्लेसेस पर जो कार्टिलेजेस पाई जाती हैं वो डिफरेंट शेप की होती हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वेयर द कार्टिलेज इज प्रेजेंट। बट जितनी भी कार्टिलेजेस हैं ऑल ऑफ देम मस्ट हैव layer of dense collagen matrix. As compared to bone, this collagen matrix is less dense, but comparatively the inner collagen matrix, this outer layer of the collagen matrix is more dense. This is known as perichondrium. It is equivalent to the periosteum, जो अभी bone के अंदर periosteum हमने पढ़ा है ना, उसके equivalent है। यानी इक्विवेलेंट से मतलब है कि उस जैसी लेयर है, जैसे हमने पेरियोस्टियम टर्म बोन के केस में यूज की फॉर द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, बिल्कुल इसी तरह से फॉर द आउटर कवरिंग ऑफ द कार्टिलेज टर्म यूज की जाएगी पेरिकॉन्ड्रियम। और पेरिकॉन्ड्रियम भी ये कनेक्ट कोलेजन फाइबर से बनी हुई होती है। अच्छा, उसके अंदर भी इसी तरह से कोलेजन फाइबर्स का मैट्रिक्स मौजूद है विच कंसिस्ट ऑफ टाइप 2 कोलेजन मॉलिक्यूल्स। टाइप 2 कोलेजन जो होता है, टाइप 2 कोलेजन, कोलेजन बेसिकली प्रोटीन है, फिब्रस प्रोटीन। टाइप 2 कोलेजन एक ऐसी कोलेजन है जो कि लेस डेंस होगी और इसके अंदर मिनरल डिपॉजिटेड नहीं होंगे, ये इसकी खसूसियत है। जबकि जो टाइप 1 बोन के अंदर पाई जाती है उसके अंदर वो क्रॉस लिंकेजेस ज़्यादा होती हैं और साथ उसमें मिनरल डिपोजिशन होती है। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। बहरहाल ये जो कोलेजन मैट्रिक्स आप देख रहे हैं इसके अंदर जैसे बताया कि कोई मिनरल्स डिपॉजिटेड नहीं है, कोई नर्व्स नहीं है, कोई ब्लड वेसल्स नहीं है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि न्यूट्रिएंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कैसे होगी। तो इसका जवाब भी बहुत आसान है कि बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन न्यूट्रिएंट्स कैन बी सप्लाइड टू द कार्टिलेज सेल। याद रखें कि कार्टिलेज सेल्स आर नॉट डेड सेल्स, दे आर लिविंग सेल्स जस्ट लाइक द बोन, बट कार्टिलेजेस डोंट हैव एनी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई, ठीक है। तो इसको वैसे बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन ये चीज़ें मुंतकिल हो रही होती हैं। in the collagen, inner collagen matrix of the cartilage, there are certain cavities just like the cavities of the bone. इन कैविटीज को भी लैक्यूने कहा जाता है, बट दीज लैक्यूने आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू द लैक्यूने ऑफ द बोन। उनमें जो लैक्यूने की तादाद थी बहुत ज्यादा थी। और दूसरा वहां पर बोन में मैंने लैक्यूने के अंदर बताया था कि सेल्स आर वेरी मच डेंसली पैक्ड, जबकि यहां पर लैक्यूने के अंदर जो सेल्स हैं दे आर लूजली पैक्ड। सो दैट्स व्हाई दिस कार्टिलेज बिकम्स सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू और जबकि बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू था। सही, तो ये स्ट्रक्चर होता है कार्टिलेज का। अच्छा, कार्टिलेजेस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। जो मोस्ट अबंडेंट टाइप है कार्टिलेजेस की वो हाइलाइन कार्टिलेज है। दीज कार्टिलेजेस आर जनरली प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन्स का मतलब है कि वो बोन्स जो हमारे लिम्स के अंदर मौजूद हैं और वो बोन्स जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स फॉर्म करती हैं। तो ऐसे बोन्स के एंड्स के ऊपर आपको हाइलाइन कार्टिलेज की कवरिंग मिलेगी। इसके अलावा हाइलाइन कार्टिलेज कुछ और जगहों पर जैसा कि ट्रैकिया वगैरह के अंदर भी हाइलाइन कार्टिलेज है। फिब्रो कार्टिलेज ये थोड़ा सा हाइलाइन कार्टिलेज से टफ होता है। फिब्रो कार्टिलेज की बेस्ट एग्जांपल्स होंगी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो कि सक्सेसिव वर्टिब्री के दरमियान कुशन का काम कर रही होती हैं। इसके अलावा इलास्टिक कार्टिलेजेस आर फाउंड इन सम इलास्टिक टिश्यूज, जैसे कि ये एयर पिन्ना के अंदर इलास्टिक कार्टिलेजेस हैं। एपिग्लोटिस इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेजेस। यहाँ पर अक्सर सवालात बनते होते हैं जिसमें आपसे इन कार्टिलेजेस
की एग्जाम्पल पूछी जाएंगी कि फलां जगह पर जो कार्टिलेज है वो कौन सी टाइप की है, तो आपने बुक में इन तीनों कार्टिलेजेस की जितनी एग्जाम्पल्स हैं उसको अच्छी तरह से याद रखना है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखिए कि कार्टिलेज मैट्रिक्स इज कवर्ड बाय अ डेंस लेयर ऑफ द कोलेजन फाइबर कॉल्ड, अभी आपको मैंने बताई ये टर्म, क्या कहते हैं इसको, जो कार्टिलेज, यस दिस इज पेरिकॉन्ड्रियम, वेल डन, ठीक है। और एक और सवाल, द हाइलाइन कार्टिलेज इज फाउंड एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड इन द नोज एंड एट लैरिंग्स, और कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, नोज में भी है, लॉन्ग बोन्स के एंड पर, और मैंने एक और एग्जांपल दी थी इन द एयर फ्लैप या इन द ट्रेकिया या बिटवीन द वर्टिब्री या ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम तो हो नहीं सकता, यहाँ पर अभी आपको मैंने फिब्रो कार्टिलेज बताई, यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज, तो फिर बच गया हमारे पास ट्रैकिया। सो इन द ट्रैकिया, बी इज द राइट वन, ठीक है जी। बोन्स और कार्टिलेजेस जो कि एंडोस्केलेटन के टिश्यूज थे उसको हमने कवर कर लिया। अब हमारा ये जो ह्यूमन स्केलेटन है, दैट इज अ काइंड ऑफ एंडोस्केलेटन, इसको रिव्यू करते हैं। ह्यूमन स्केलेटन ये तकरीबन 206 बोन्स पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 206 बोन्स इन एडल्ट बॉडी, लेकिन एम्ब्रियोनिक लाइफ में अभी जब ये ग्रोथ हो रही होती है तो ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ मोर देन 300 बोन्स, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 350 के करीब बोन्स मौजूद होती हैं, और ग्रेजुअली दोज बोन्स आर फ्यूज टुगेदर टू मेक सिंगल बोन्स। तो इस तरह से एडल्ट बॉडी के अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ बोन्स होंगी वो 206 हैं। दीज 206 बोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन्स। यहाँ पर हम ये फर्दर जितने भी इस तरह से आगे कैटेगरीज बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज डिवीजन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये ह्यूमन स्केलेटन की टाइप्स नहीं है बल्कि डिवीजन्स हैं। प्राइमरली देयर आर 2 डिवीजन्स कैन बी मेड, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल, एंड द अदर वन इज नोन एज अपेंडिकुलर। एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, इनमें फ़र्क क्या है, ये फ़र्क आपको अभी डायग्रामेटिकली समझाते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि एक्सियल स्केलेटन ये टोटल 206 बोन्स में से जस्ट 80 बोन्स पर मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ रिमेनिंग 126 बोन्स। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन में बेसिकली डिफरेंस ये है कि जैसे ये आप ह्यूमन स्केलेटन व्यू कर रहे हैं वेंट्रल साइड से, और यहाँ पर आपको ह्यूमन स्केलेटन दिखाया गया डॉर्सल साइड से, ठीक है, ये वेंट्रल और ये डॉर्सल। तो ह्यूमन स्केलेटन, इसमें आप देखिए ये सेंटर के अंदर ये एक हमारी जो इमेजिनरी लाइन होती है, दिस सेंट्रल लाइन इज कॉल्ड सेंट्रल एक्सिस, या इसको मीडियल एक्सिस कहा जाता है। तो जो भी स्केलेटल डिवीजन्स अलोंग द मीडियल एक्सिस मौजूद होंगे, इस मीडियल एक्सिस के ऊपर स्केलेटल डिवीजन्स जो आ रही हैं वो दरअसल एक्सियल स्केलेटन कहलाएंगी। और जबकि इसके अलावा यहाँ पर लिम्ब्स के अंदर जो भी स्केलेटल एलिमेंट्स मौजूद हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट द पेंडिकुलर स्केलेटन। सो डिफरेंस बिटवीन एक्सियल और पेंडिकुलर इस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, इन दोनों को फर्दर आगे डिवाइड किया हुआ है। मसलन अगर आप इसमें एक्सियल स्केलेटन को ऑब्जर्व करें तो 3 डिविजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड द रिब केज। टोटल 80 बोन्स में से 80 बोन्स ऑफ द एक्सियल स्केलेटन, 29 आर क्लासिफाइड एज स्कल, 26 आर क्लासिफाइड एज वर्टिब्रल कॉलम और 25 रिब केज में। और पेंडिकुलर स्केलेटन की 2 डिविजन्स बनाई जाती हैं, अपर लिम्ब एंड पेक्टोरल गर्डल जिसमें 64 बोन्स हैं, और लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल विच कंसिस्ट ऑफ 62 बोन्स। तो ये जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये मेजर डिवीजन्स हैं ह्यूमन स्केलेटन की। बाज़ यहाँ से एक एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स। तो आपके सामने अब ये सारी डिवीजन्स गिवन है। जैसे अगर ऑप्शंस में कहीं पर अपेंडिकुलर स्केलेटन गिवन है तो आप डेफिनेटली इसको ऑप्ट करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके अंदर बनती हैं, और अगर ये ना हो तो फिर सेकंड मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन बन जाएगा एक्सियल स्केलेटन। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आ जाता है अपर लिम्ब एंड पेक्टोरल गर्डल, चौथे नंबर पर फिर ये लोअर लिम्ब। तो इस तरह से ये डिवीजन्स आपने याद रखनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन कौन सी डिवीजन में है।
यहाँ पर इस तरह के सवालात भी बनेंगे कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग बोन्स बिलोंग टू द सेम स्केलेटल डिवीजन एक्सेप्ट, तो अब हम जितने भी आगे डिवीजन इसकी फर्दर पढ़ते जाएंगे, उसके बोन्स देखते जाएंगे, तो आपको ये याद रखना होगा कि इस डिवीजन में कौन कौन सी बोन्स हैं और इसमें कौन कौन सी बोन्स हैं. सो लेट्स सी व्हाट आर द बोन्स फाउंड इन दीज डिवीजन्स, और उसकी बुनियाद पर जो सवाल बनेंगे वो कौन कौन से हैं. जैसे आप देखिए कि एक्सोस्केलेटन, इसमें जो स्कल बोन्स अभी मैंने आपको पॉइंट आउट की, टोटल 29 स्कल बोन्स हैं. बट दीज स्कल बोन्स आर आल्सो डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. इसमें क्रेनियल बोन्स इंक्लूड होती हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द क्रेनियम ऑफ द बॉडी. क्रेनियम किसे कहते हैं? ब्रेन बॉक्स को. तो ये क्रेनियल बोन्स ब्रेन बॉक्स फॉर्म करती हैं. क्रेनियल बोन्स फॉर्म ब्रेन बॉक्स यानी क्रेनियम, और क्रेनियम का रोल है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना. फेशियल बोन्स क्या करती हैं? फेशियल बोन्स फॉर्म फेस, ये जो ब्यूटीफुल फेस है इसको फेशियल बोन्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं. और जबकि ईयर ऑसिकल्स ये हमारे कान के अंदर मौजूद होती हैं, मिडल ईयर के अंदर मौजूद होती हैं और साउंड की परसेप्शन को मुमकिन बनाती हैं. दे आर फाउंड इन मिडल ईयर. इनको मिडल ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है. ठीक है, तो मिडल ईयर के अंदर ये मौजूद है. वेयर इज द हाइवाइड बोन इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल. ये टंग के नीचे मौजूद होती है, बेस ऑफ स्कल में. इट इज सिचुएटेड इन द बेस ऑफ स्कल. हाँ जी, तो ये हाइवाइड बोन. तो इसमें टोटल 4 किस्म की बोन्स स्कल बोन्स के तौर पर कंसिडर की जाती हैं. क्रेनियल बोन्स टोटल 8 इन नंबर्स, उसमें 2 पेयर्ड और 4 अनपेयर्ड. आपको ये पेयर्ड और अनपेयर्ड के नेम्स याद रखने होंगे. यहाँ पर इस तरह के सवालात भी बनते हैं कि कौन सी बोन पेयर्ड है और कौन सी अनपेयर्ड है. इसी तरह से ये फेशियल बोन्स, इसमें 6 पेयर्ड और 2 अनपेयर्ड है. इनके भी नेम्स को आपने अच्छी तरह से रटना होगा. इसके लिए कोई भी आप निमोनिक बना लें ताकि आपको ये नेम्स बिल्कुल परफेक्टली याद हों और इसमें किसी किस्म की कोई गलती ना हो अगर सवाल यहाँ से बने. और इसी तरह से ये जो ईयर ऑसिकल्स हैं, ये तीनों ईयर ऑसिकल्स पेयर्ड हैं, जबकि हाइवाइड इज द सिंगल बोन. तो यहाँ पर ऐसा सवाल भी बनाया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल बोन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर्ड बोन. तो सिंगल बोन कौन कौन सी हैं? जैसे यहाँ पर आपको 4 अनपेयर्ड बताएंगे, ये सारी सिंगल हैं. जी बेटा, वोमर भी है ना? जी बिल्कुल. देखो वोमर भी ये अनपेयर्ड में आएंगी, ये चारों अनपेयर्ड हैं. ये वोमर और मैंडेबल भी अनपेयर्ड हैं और इसी तरह से हाइवाइड भी अनपेयर्ड है. तो ये जो हमारे पास मिडिल ईयर वाले हैं ना, और तो इसको जो ये 6 है ना, तो पेयर में इसके तो एक कान में सिर्फ एक होता है, मतलब पेयर कैसे? तो पेयर ऐसी हो गई ना, एक कान में एक है और दूसरे कान में दूसरा है. सही है, बिकॉज आवर बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल. तो अक्सर चीजें ऐसी हैं जो एक इधर है तो दूसरी इधर है, तो इस तरह वो पेयर में कंसिडर होती है ना. जैसे आप पैराइटल बोन को ले लें तो पैराइटल बोन एक इस साइड पर होगी, दूसरी साइड पर होगी. टेम्पोरल को ले लें, एक इस साइड पर है, दूसरी साइड पर. तो जितने भी पेयर्ड बोन्स हैं वो हमेशा एक लेफ्ट साइड पर होगी और एक राइट साइड पे होगी. और अमूमन जो अनपेयर्ड बोन्स होती हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्सिस, they are not present on left lateral side और right lateral side. ठीक है, ये पोजीशंस भी याद रखें कि जितनी भी अनपेयर्ड बोन्स हैं, जैसे फ्रंटल बोन ये बिल्कुल ये एक्सिस के ऊपर आ जाती है. ऑसिपिटल बोन ये पीछे की तरफ बिल्कुल एक्सिस के ऊपर है. अच्छा, स्फीनोइड बोन ये सेंटर से दोनों तरफ ये ऑक्यूपाई कर रही होती है जगह को. और इथमॉइड बोन भी इसी तरह से, यानी आप यूं समझ लें कि जितनी भी अनपेयर्ड बोन्स हैं वो एक्सिस के ऊपर आएंगी, जबकि पेयर्ड बोन्स वो एक लेफ्ट लेटरल साइड पर होगी और दूसरी राइट लेटरल साइड पर होगी. ठीक है, तो ये नाम सारे आपने याद रखने. अच्छा, इनको यहां पे थोड़ा सा मैं पॉइंट आउट कर देता हूं. देखिए, ये जो पैराइटल बोन है, ये सिर्फ ये हमारे क्रेनियम में बिल्कुल टॉप के ऊपर ये सबसे बड़ी बोन आपको पैराइटल बोन नजर आ रही है ऊपर की तरफ. ठीक है, टेम्पोरल बोन ये कानों के पास, ये टेम्पोरल बोन है. सो पैराइटल एंड टेम्पोरल. लार्जेस्ट क्रेनियल बोन्स में पैराइटल इज द लार्जेस्ट क्रेनियल बोन. अच्छा, उसके बाद ये टेम्पोरल, ये दोनों पेयर थी, जबकि फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन और बीच में ये थमॉइड और स्फीनोइड ये यहां पर मौजूद हैं. एक्चुअली
sphenoid and ethmoid, they are found at the base of cranium. cranium की जो बेस होती है वहां पर ये दोनों बोन सिचुएटेड हैं, जबकि क्रेनियम की साइड वॉल्स और जो सराउंडिंग है दे आर कवर्ड बाय द फ्रंटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल एंड पेराइटल. उसके बाद फिर आप आ जाएं अगर फेशियल बोन्स पे, तो लैक्रिमल ये मौजूद हैं हमारे आई ऑर्बिट के अंदर. आई ऑर्बिट का जो लोअर पोर्शन है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द लैक्रिमल. जाइगोमेटिक आप ये चीक बोन देख रहे हैं. उसके बाद नेजल बोन इज सिचुएटेड इन द नोज. इंफीरियर कॉन्का ये भी नोज के अंदर मौजूद है, नेजल कैविटी के अंदर ये पाई जाती हैं. और इसके साथ साथ पैलेटाइन ये पैलेट के अंदर मौजूद है पोस्टीरियर साइड पर, पिछले हिस्से में. और जबकि मैक्सिला दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द पैलेट, लेकिन ये फ्रंट साइड पे मौजूद होगी, वेंट्रल साइड पर. और जो अनपेड बोन्स थी वोमर, दिस इज ऑल्सो फाउंड इन द नेजल कैविटी. जैसे आपको ये दो जो बोन्स बताइए नेजल एंड इंफीरियर कॉन्का, दे फॉर्म लेटरल वॉल्स ऑफ द नेजल कैविटी, जबकि बेस ऑफ द नेजल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द वोमर. तो आपको हर एक बोन के ये रोल्स भी याद होने चाहिए कि कौन सी बोन किस हिस्से को कॉन्स्टिट्यूट कर रही है. बाज़ वक़्त सवाल इस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा होता है. तो नेजल कैविटीज में टोटल 3 किस्म की बोन्स इन्वॉल्व, इनके नाम याद रखिए, नेजल, इंफीरियर कॉन्का एंड द वोमर. अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सेंटर में नेजल सेप्टम होता है दैट डिवाइड्स द नेजल कैविटी इनटू 2 हाफ्स, तो वो नेजल सेप्टम किस चीज पर मुश्तमिल है? सो दैट नेजल सेप्टम कंसिस्ट ऑफ नेजल बोन, और जबकि लेटरल वॉल्स वो इंफीरियर कॉन्का से बनी हुई है. अच्छा, उसके बाद आप ईयर ऑसिकल्स, इनमें इनकस, मेलियस और स्टेपीज. स्टेपीज के बारे में आप याद रखो कि ओवरऑल स्केलेटन में दिस इज स्मॉलेस्ट बोन. ओवरऑल स्केलेटन के अंदर स्टेपीज इज सपोज टू बी द स्मॉलेस्ट बोन. और हाइवॉइड ये एक सिंगल बोन एट द बेस ऑफ स्कल, ये टंग के नीचे यहाँ पर इस पॉइंट पर मौजूद होती है. अब सवाल देखिए यहाँ से जो अराइज होते हैं, मैंने काफ़ी सारे सवाल वैसे आपको बताया जुबानी, साथ आप ये एग्जाम्पल के तौर पे देख लें कि द क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स विच, कितनी पेयर्ड और कितनी अनपेयर्ड? 2 अनपेयर्ड एंड 4 नहीं, 2 पेयर्ड एंड 4 अनपेयर्ड. 2 पेयर्ड पैराइटल एंड टेम्पोरल वर द पेयर्ड, तो 2 पेयर्ड एंड 4 अनपेयर्ड. बी शुड बी द राइट आंसर. ठीक है. इसी तरह से विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉल सिंगल बोन विच लाइज एट द बेस ऑफ द स्कल बिलो द टंग? हाँ जी, हाइवॉइड बोन इज द सिंगल बोन विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल. जी, एक्सियल स्केलेटन की दूसरी डिवीजन है वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम विच इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन, या समटाइम इसको स्पाइन भी कहा जाता है, तो वेरियसली नेम किया जाता है इस वर्टिब्रल कॉलम को. इसके बारे में इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इसके अंदर जो यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रल कॉलम में, दोज यूनिट्स आर कॉल्ड वर्टिब्री. सिंगुलर वर्ड इज वर्टिब्रा. टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री आर 33. लेकिन अगर हम बोन्स यहां पर काउंट करें कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट, तो नंबर ऑफ बोन्स विल बी कंसिडर्ड एज 26. वो क्यों? असल में दीज 33 वर्टिब्रीज आर अरेंज्ड इन 4 रीजन्स. जैसे इसमें एक कैटेगरी है सर्वाइकल वर्टिब्री विच आर अरेंज इन नेक रीजन, देयर आर टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्री. दूसरा इसमें रीजन है चेस्ट रीजन, वहां पर मौजूद वर्टिब्री को थोरेसिक वर्टिब्री कहा जाता है, एंड देयर आर 12 थोरेसिक वर्टिब्री. उसके बाद फिर एब्डोमिनल रीजन आ जाता है, वहां पर जो मौजूद वर्टिब्री है उनको लंबर वर्टिब्री कहा जाता है. देयर आर 5 लंबर वर्टिब्री. अच्छा, ये यहां तक जितनी भी वर्टिब्री थी ये सारी वर्टिब्री सिंगल 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 होंगी. यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नेक रीजन में वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स, तो 7 वर्टिब्री हैं, 7 ही बोन्स. थोरेसिक रीजन में वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हैं, तो 12 वर्टिब्री 12 बोन्स. लंबर रीजन में या एब्डोमिनल रीजन में वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स हैं, तो 5 वर्टिब्री और 5 ही बोन्स होंगी. लेकिन ये जो आखिरी पोर्शन है पेल्विक रीजन, यहां पर मौजूद वर्टिब्री को कहते हैं पेल्विक वर्टिब्री. But these pelvic vertebrae total they are 9 in numbers, but these 9 pelvic vertebrae are fused in 2 unions. पहली जो यूनियन है वो anterior 5
pelvic vertebrae पर मुश्तमिल है, anterior 5 pelvic vertebrae fuse to form sacrum bone, ये एक सिंगल बोन मानी जाएगी, लेकिन ये 5 pelvic vertebrae की फ्यूजन से बनी हुई है, whereas the posterior 4 pelvic vertebrae fuse to form coccyx bone, this is also considered as single bone. So अब ये जो pelvic region है, इसमें vertebral column के अंदर कितनी bones हैं, हालांकि vertebrae यहाँ पर 9 बताई जाएंगी, but bones आपने 2 बतानी है. तो अब आप काउंट कर लें कि ये 12 and 7 ये हो गया आपके पास 19 और 5 कितने हो गए, ये आपके 24, तो 24 और 2 ये बोन्स हो जाएंगी. तो इस तरह से नंबर ऑफ बोन्स विल बी 26 बट द नंबर ऑफ वर्टिब्री विल बी 33. क्लियर? तो जी बेटा. सर मैंने कहीं पढ़ा था कि टोटल 33 वर्टिब्री होती हैं, वो फ्यूज होकर 26 हो जाती हैं. तो मैं भी तो यही समझा रहा हूँ बेटे, मैंने तो कितनी वजाहत से इस बात को बयान किया कि देखो वो फ्यूज कहाँ पे हुई हैं, वो सिर्फ आखिरी हिस्से में पेल्विक रीजन में फ्यूज हो रही हैं, बाकी किसी जगह पे फ्यूजन नहीं है. आपको ये बात नहीं समझ आ रही बेटा? देखो यहाँ पर कि पेल्विक रीजन के अंदर जो 9 वर्टिब्री हैं वो 2 हिस्सों में फ्यूज हो रही हैं. इनमें से ऊपर वाली 5 फ्यूज होकर सैक्रम बनाती हैं और नीचे वाली 4 फ्यूज होकर कॉक्सिक बनाती हैं. तो ये सैक्रम और कॉक्सिक ये सिंगल बोन मानी जाएंगी. तो ये 1 और 2 बोन ये हो गई और बाकी ऊपर 24 बोन ये वाली हैं. ये जो 24 वर्टिब्री हैं ये हर एक अलग अलग बोन के तौर पर एक्ट कर रही है, लेकिन ये आखिरी जो 9 थी वो 2 यूनियंस में फ्यूज होकर 2 बोन्स के तौर पर एक्ट कर रही हैं. तो टोटल हो गई ये 26. तो यही बात तो मैंने भी समझाई और बड़ी वजाहत से सैक्रम है, सैक्रम है, यहाँ से हिप रीजन स्टार्ट होता है. बिल्कुल एग्जैक्टली. देखो ये जो लंबर वर्टिब्री जहां पे आकर खत्म होंगी वहां से आगे जो रीजन है वो हिप रीजन है. तो उस हिप रीजन में मौजूद वर्टिब्री को पेल्विक वर्टिब्री कहा जाता है. सर ये मैंडिबल लोकेशन दोबारा बता दो. ये फ्यूजन जो आपको मैंने बताई है. नो सर मैंडिबल की लोकेशन. अच्छा मैंडिबल ये हमारी चिन के अंदर मौजूद है. मैंडिबल ये देखो फेशियल बोन्स में ये वाहिद फेशियल बोन है जो कि यूं हिल रही होती है. जब हम बात करें ना तो ये हमारी ठोड़ी के अंदर चिन में मौजूद बोन ये हिल रही है. दिस इज मैंडिबल. इट इज प्रेजेंट इन द लोअर जा. ये आप इसकी पोजीशन याद रखना, लोअर जा में मौजूद है. जी बेटा आप क्या फरमा रही थी? दूसरी कोई और बेटी बोल रही थी? क्लियर हो गया? ठीक है. अच्छा तो अब देखो वर्टिब्रल कॉलम ये आपको इसका साइड व्यू दिखाया है और ये आपको इसका बैक व्यू दिखाया है. तो साइड व्यू के अंदर आपको नजर आ रहा है कि वर्टिब्रल कॉलम इज नॉट स्ट्रेट, हालांकि बैक व्यू में ये बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रहा है. देखो अगर हम आपसे सवाल पूछे ना कि व्हाट इज द शेप ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इन बैक व्यू, तो उसमें आपने इसको कर्व्ड नहीं कहना, उसमें ये स्ट्रेट है. ठीक है. बट व्हाट इज द शेप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम इन साइड व्यू, तो उसमें ये कर्व्ड होगा. और कितने कर्वेचर्स यहाँ पे नजर आएंगे? एक्चुअली 4 कर्वेचर्स यहाँ पे नजर आएंगे आपको. फर्स्ट कर्वेचर इज फाउंड इन द नेक रीजन, देन सेकंड कर्वेचर इज फाउंड इन द चेस्ट रीजन, थर्ड कर्वेचर इज फाउंड इन एब्डोमिनल रीजन एंड फोर्थ इज फाउंड इन द हिप रीजन. तो इस तरह से कर्व्ड स्ट्रक्चर है. तो ये जो कर्व्स प्रेजेंट होती हैं इस वर्टिब्रल कॉलम में ये इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती हैं. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना होता है. जिन एनिमल्स में ये जो सेंट्रल कर्व है, चेस्ट रीजन का कर्व जितना ज्यादा प्रोमिनेंट होता है उनकी जो स्ट्राइड लेंथ है वो उतनी ज्यादा होती है. स्ट्राइड लेंथ का मतलब क्या होता है? स्ट्राइड लेंथ का मतलब है कि जब वो जंप करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो वो जंप उनकी उतनी ज्यादा लॉन्गर जंप होगी. इसको कहते हैं स्ट्राइड लेंथ. यानी जैसे अगर इंसान तो मंकीज में ज्यादा होगा. जी बेटा मंकीज में ज्यादा होगा ये. डेफिनेटली मंकीज में ज्यादा होगा. इसी तरह से कई और एनिमल्स हैं जैसे ये दूसरे जो 4 फुटेड एनिमल्स हैं, चीता, लायन और इस तरह के जो एनिमल्स हैं, तो उनकी ये जो चेस्ट रीजन की कर्वेचर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है. तो इसी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पे जब जंप लगाते हैं तो वो जंप बहुत ज़्यादा लॉन्गर जंप होती है. तो हमारे पास ये कदरे कम है ये कर्वेचर, तो इस वजह से हमारी स्ट्राइड लेंथ एज कम्पेयर टू द अदर एनिमल्स लेस है. ठीक है. बहरहाल ये कर्वेचर इसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं. Overall, vertebral column is involved in the protection of the spinal cord, which is very much important part of our nervous system. Spinal cord इसमें से गुजर रही है और इसी की वजह से vertebral column को spine की टर्म से पुकारा जाता है. Word spine
is given to the vertebral column because it protects the spinal cord. ठीक है, ये वाली वर्डिंग याद रखिएगा कि ये वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन क्यों कहलाता है, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है इस वजह से। और इसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम हमारा ये जो अपराइट स्टैचू है उसको भी मेंटेन करने में अहम रोल प्ले कर रहे हैं। अगर वर्टिब्री में किसी किस्म का कोई नक्स आ जाए तो ऐसी सूरत में हम सीधे खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते और फिर नीचे लेटे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी जो डिवीजन है एक्सियल स्केलेटन की, उसकी तरफ बढ़ने से पहले ये कुछ सवालात देखिए। सैक्रल एंड कॉक्सीजियल वर्टिब्री आर टुगेदर कॉल्ड। अब ये देखें नीचे जो पेल्विक रीजन में थी तो इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं पेल्विक वर्टिब्री। एग्जैक्टली। पेल्विक रीजन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स, तो क्या जवाब होगा आपके ख्याल में? 2 नॉट 9। अगर वर्टिब्री की तादाद पूछी जाए फिर आप 9 बोलेंगे, अदरवाइज यहां पे बोन 2 होंगी। जी, एक्सियल स्केलेटन की जो तीसरी सब डिवीजन थी रिब केज। सो रिब केज मुलाहिजा करें, रिब केज ये टोटल 25 बोन्स पर मुश्तमिल ये रीजन है। इसके अंदर 2 किस्म की बोन्स होंगी। आपने ये हर एक डिवीजन के अंदर जो मैंने टाइप्स ऑफ बोन्स आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं, जैसे स्कल के अंदर मैंने कहा 4 काइंड्स की बोन्स हैं, ये फिगर आपने याद रखना है। इसी तरह से हमने अभी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर देखा तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बेसिकली 4 टाइप्स की बोन्स प्रेजेंट होती हैं, यानी वो वर्टिब्री को रीजन्स के लिहाज से हमने डिवाइड किया है, लेकिन इसको समटाइम 5 टाइप्स भी कहते हैं। यानी पेल्विक के अंदर जो 2 रीजन है ना, सैक्रम और कॉक्सल रीजन, उसको अलग अलग कंसिडर किया जाता है। इस वजह से 5 जो नंबर है वो ज्यादा पॉपुलर है एज कंपेयर टू 4। तो वहां पर आपने वर्टिब्रल कॉलम में 5 टाइप्स की बोन्स याद रखनी है। जबकि रिब केज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स? 2 टाइप्स, स्टर्नम एंड द रिब्स। देखो यहां पर टाइप्स ऑफ बोन्स और नंबर ऑफ बोन्स में फर्क होता है। ऐसा ना हो कि जब टाइप्स पूछी जाए तो आप नंबर पिक कर लें और नंबर पूछा जा रहा है तो आप टाइप को सोच रहे हो। तो रिब केज कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन्स? 25, बट इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बोन्स? तो फिर आपने 2 टाइप्स कंसिडर करना है। वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्टर्नम, आल्सो नोन एज ब्रेस्ट बोन। ये सेंटर के अंदर मौजूद होती है। और दूसरी इसमें रिब्स हैं। स्टर्नम इज सिंगल बोन। ओवरऑल पूरे स्केलेटन में जहां जहां आपने सिंगल बोन्स पढ़ी है ना, उनको जरूर पॉइंट आउट कर लीजिएगा अपने माइंड में कि ये सिंगल बोन है, ये सिंगल बोन है, ये सिंगल बोन है। आपने जैसे स्कल में कुछ सिंगल बोन्स देखी और उसके बाद अब आप ये देखिए वर्टिब्री जितनी थी वो सारी सिंगल है। वर्टिब्री जितनी भी थी वो सब सिंगल बोन्स हैं। और उसके बाद फिर अब ये स्टर्नम भी एक सिंगल बोन है। तो सिंगल बोन्स जितनी भी हो बिल्कुल एक्सिस के ऊपर आ रही हैं, लेकिन जो भी पेयर्ड है वो एक्सेस से थोड़ा सा बाहर हो रही होंगी लेफ्ट और राइट। जैसे रिब्स, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर, उसमें 3 हिस्सों में इन 12 पेयर ऑफ रिब्स को डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। इनका नंबर याद कर लीजिए। ट्रू रिब्स 1 से लेकर 7 तक। असल में ट्रू रिब्स उनको कहते हैं जो कि स्टर्नम के साथ आकर एंटीरियरली ज्वाइन कर रही हैं। वेंट्रली दीज रिब्स आर अटैच्ड विद द स्टर्नम, जबकि पोस्टीरियरली ये ट्रू रिब्स कहां पर अटैच होंगी? दीज आर अटैच्ड टू द थोरेसिक वर्टिब्री। याद रखिए कि जितनी भी रिब्स हैं वो डोर्सल साइड पर थोरेसिक वर्टिब्री से ओरिजिनेट हो रही हैं, लेकिन आगे वेंट्रल साइड पर उनमें से जो ट्रू रिब्स होंगी वो तो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होंगी, जबकि फॉल्स रिब्स लाइक 8, 9 एंड 10 ये आपस में फ्यूज्ड होंगी और इन्हीं की फ्यूजन से आपको ये एक आर्च लाइक स्ट्रक्चर यहां पे बनता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज नोन एज कोस्टल आर्च। और इस जगह पर ये जो कार्टिलेज प्रेजेंट है उनको कोस्टल कार्टिलेजेस कहा जाता है। जबकि फ्लोटिंग रिब्स आर लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स, जो कि पोस्टीरियरली थोरेसिक वर्टिब्री से ओरिजिनेट जरूर होंगी लेकिन एंटीरियरली किसी भी स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन नहीं करती, ना आपस में फ्यूज होती हैं, ना ये स्टर्नम के साथ ज्वाइन करती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, तो इस तरह से ये जो रिब केज आपने देखा, इसमें इस रिब केज का बेसिक रोल क्या है? तो रिब केज में ट्रू रिब्स एंड फॉल्स रिब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट, क्योंकि ये हमारे थोरेसिक कैविटी का हिस्सा है।
ये हमारी थोरेसिक कैविटी का हिस्सा है। इस वजह से प्रोटेक्शन ऑफ हार्ट एंड लंग्स इज कैरिड आउट बाय ट्रू एंड फॉल्स रिब, बट फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस फंक्शन। फ्लोटिंग रिब्स ये थोरेसिक कैविटी से बाहर हैं। रिमेंबर, फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द थोरेसिक कैविटी। फ्लोटिंग रिब्स ये एब्डोमिनल कैविटी में लंबर रीजन के अंदर ये एग्जिस्ट करती हैं, डायफ्राम के नीचे मौजूद हैं, एंड दीज फ्लोटिंग रिब्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द किडनी। एक्चुअली किडनी इस पॉइंट पर, फ्लोटिंग रिब्स वाले पॉइंट पर, इधर ये किडनी लोकेटेड है, तो किडनी की प्रोटेक्शन से ये फ्लोटिंग रिब्स वाबस्ता है। अच्छा, अब आइए अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन इट कंसिस्ट ऑफ टू डिविजन्स, अपर लिम्ब एंड पेक्टोरल गर्डल एक डिवीजन हो गई, और लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल ये दूसरी डिवीजन है। और मैंने आपको बताया अपर लिम्ब एंड पेक्टोरल गर्डल, इसमें 64 बोन्स होंगी, और जबकि लोअर लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल के अंदर 62 बोन्स होंगी। यहां पर मेजॉरिटी ऑफ द बोन्स आर पेयर्ड, यानी जो भी बोन हम एक तरफ पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो दूसरी तरफ भी मौजूद होगी जी। तो उसमें देखिए अपर लिम्ब एंड द पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल शोल्डर ज्वाइंट को कहा जाता है, इसमें दो बोन्स इंक्लूडेड हैं, वन ऑफ देम इज कॉल्ड स्केप्यूला और दूसरा है क्लेविकल। सो दीज टू बोन्स कंबाइन टुगेदर टू मेक द पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर ज्वाइंट। क्लेविकल इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। दिस क्लेविकल ज्वाइंस द स्केपुला विद द स्टर्नम, ठीक है, स्टर्नम के साथ ये कनेक्ट करिए। देखो ये जो हम बोन की डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं ना कि फलां बोन इस जगह से स्टार्ट होकर इस जगह तक है, या फलां बोन, इन पॉइंट्स को भी जरूर जहन में रखिएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात सवाल इस तरह से इनकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। तो ये क्लेविकल इट इज ऑल्सो नोन एज ब्यूटी बोन। अच्छा, स्कैप्यूला के साथ क्लेविकल अटैच है और दूसरी कौन सी बोन अटैच है? द ह्यूमरस। स्कैप्यूला के अंदर एक कैविटी मौजूद है जिसमें ह्यूमरस हेड रोटेट कर रहा होता है। दिस कैविटी इज कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी। ग्लिनोइड कैविटी में ये ह्यूमरस हेड मौजूद है और ह्यूमरस का जो डिस्टल एंड होगा वो रेडियस और अल्ना के साथ ज्वाइन कर रहा होगा। यहाँ पर एक और बात भी ध्यान में रखें कि अक्सर बोन में हम ये टर्म यूज करते हैं कि प्रॉक्सिमल एंड एंड द डिस्टल एंड। तो इससे क्या मुराद होगी? देखो ये है इसका डिस्टल एंड, डिस्टल, और ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है। दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड। अब फर्क क्या होता है, हम किसको प्रॉक्सिमल कहें और किसको डिस्टल कहें, इसमें डिफरेंस क्या है? तो इसका असूल ये होता है कि किसी भी बोन का वो एंड जो कि मीडियन एक्सिस के तरफ हो, मीडियल एक्सिस ये सेंटर में, तो जो भी एंड किसी बोन का टुवर्ड्स द मीडियल एक्सिस हो उसको प्रॉक्सिमल एंड कहा जाएगा, और जो एंड अवे फ्रॉम द मीडियल एक्सिस हो उसे डिस्टल एंड कहा जाएगा। जैसे ह्यूमरस को देखा जाए तो ये एंड इसका मीडियल एक्सिस की जानिब है, इस वजह से इसको प्रॉक्सिमल एंड कहा जाएगा, और ये एंड अवे फ्रॉम द मीडियल एक्सिस, इस वजह से इसको डिस्टल एंड कहा जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह भी सवाल समझ नहीं आई सर। देखो मीडियल एक्सिस बेटे ये सेंट्रल लाइन है हमारी बॉडी की, ये जो सेंट्रल इमेजिनरी लाइन है दिस इज नोन एज मीडियल एक्सिस। उसकी समझ आई, लेकिन ये तो दोनों पैरेलल है उससे, दोनों। जब बेटे ये हाथ को ऐसे सीधा किया जाएगा तो ऐसी सूरत में ये एंड मीडियल एक्सिस की तरफ होगा या ये एंड मीडियल एक्सिस की तरफ होगा? बताइए। ये प्रॉक्सिम। हाँ बस यही तो रिलेशन है इसमें, ठीक है। अब जबरदस्ती अब हाथ को हम घुमा के इस तरफ ले आए, बोले ये तो एंड इस तरफ है, वो ऐसे नहीं है ना। अल्लाह ताला ने जिस तरह जोड़ा हुआ है ना उसके मुताबिक हम बात करेंगे, सही है। तो ये प्रॉक्सिमल एंड ये मीडियल एक्सिस की जानिब है और डिस्टल एंड अवे फ्रॉम द मीडियल एक्सिस है। तो इसका डिस्टल एंड किसके साथ कनेक्ट हो रहा है? मीडियल इसका डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड ऑफ रेडियस और अल्ना के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो दीज टू आर रेडियस एंड अल्ना। याद रखो ये सारी पेयर्ड बोन्स चल रही हैं, अभी तक अनपेयर्ड कोई भी नहीं आई। क्लेविकल भी दो हैं, एक इधर एक उधर, स्कैपुला भी दो, ये ह्यूमरस भी दो, रेडियस और अल्ना भी दो दो मौजूद हैं, एक इस आर्म में एक उस आर्म में। फिर उसके बाद कार्पल बोन्स, कार्पल 8 बोन्स हैं, यानी 8 पेयर्स होंगे, 8 इस हाथ में, इनको रेस्ट बोन्स भी कहा जाता है, इसके ऊपर हम घड़ी बांधते हैं, और 8 ही दूसरी साइड पे। और इसी तरह से मेटाकार्पल्स 5 यानी पेयर,
ये सिर्फ एक हाथ में अभी हम बता रहे हैं आपको, तो इसी तरह से दूसरे में भी मौजूद हैं। तो मैं बार बार इसको इस वजह से पॉइंट आउट कर रहा हूं कि आपने इसको पेयर्ड में इंक्लूड करना है। हमने देखो ओवरऑल 2 कैटेगरीज बनाई थी, कौन सी अनपेयर्ड है और कौन सी पेयर्ड है। तो जब इस तरह का कोई सवाल बने तो उसमें आपने इनको जहन में रखना है कि दीज आर द पेयर्ड बोन्स। और इसी तरह से फिर ये फेलेंजेस टोटल 14 एक हाथ में आपको नजर आएंगी। उनमें से हर एक फिंगर के अंदर, हर एक डिजिट फिंगर को कहा जाता है, हर एक डिजिट के अंदर 3 फेलेंजेस मिलेंगी सिवाय एक के अंदर। तो वो कौन सा है? वो दरअसल ये थंब है। थंब कंसिस्ट ऑफ जस्ट 2 फेलेंजेस, जबकि बाकी जो फिंगर्स हैं उनके अंदर 3 फेलेंजेस मौजूद हैं। क्लियर होगी? तो एक्सेप्ट थंब रिमेनिंग फिंगर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी फेलेंजेस? तो आप ये इजीली काउंट कर सकते हैं कि 2 माइनस कर दें, बाकियों में 12 मौजूद हैं। सही। अच्छा, इस वक्त देखो ये जो हाथ की पोजीशन है ना, इसमें आप ये देखिए, ये इस वक्त जो इसको हाथ को यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो इसकी पाम इस वक्त आपके सामने है या इसकी हाथ की बैक आपके सामने नजर आ रही है? आप इसको कैसे जज करेंगे? तो इसको जज ऐसे सर चले टाम से मैं अब आपको समझाता हूँ। देखो इसको कैसे जज करना है। देखो ये जो आपको हाथ की पोजीशन दिखाई हुई है, ये दरअसल वेंट्रल व्यू है। वेंट्रल व्यू का मतलब होगा कि पाम आपके सामने, दिस इज एक्चुअली द वेंट्रल व्यू। और वेंट्रल व्यू में सामने हाथ की कौन सी साइड होती है? ये आपकी जो हथेली है ये आपके सामने होगी। तो जब इस तरह से हम बाजू को वेंट्रल व्यू में प्लेस करते हैं अपने बॉडी के साथ, तो ऐसी सूरत में अब इस बाजू में 2 पोर्शंस हमें नजर आ रहे हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड मीडियल साइड एंड अदर इज कॉल्ड लेटरल साइड। मीडियल साइड कहेंगे उस साइड को जो कि मीडियल लाइन की तरफ हो, और लेटरल साइड उस साइड को कहेंगे जो कि मीडियल लाइन के अवे मौजूद हो। तो जैसे अगर हम ये बाजू को सीधा स्ट्रेट रखें, तो अब देखो, और इसको वेंट्रल साइड पर ऐसे रखें, वेंट्रल व्यू में दिखाएं, तो अल्लाह की पोजीशन क्या होगी? अल्लाह ये रेडियस के मुकाबले में मीडियली प्लेस्ड है या लेटरली प्लेस्ड है? व्हाट डू यू थिंक? इसको क्या? मीडियल। वेरी गुड। और इसी तरह से रेडियस अल्लाह के मुकाबले में लेटरल है या मीडियल है? तो ये लेटरल है। सिमिलरली बताइए थंब की पोजीशन क्या होगी? वो लेटरल साइड पर होता है या मीडियल साइड पर होता है? लेटरल। तो ये इस तरह की एनाटॉमिकल टर्म्स भी आपने माइंड में रखनी है, क्योंकि ये सारा एरिया एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ये स्केलेटन आपने, इसका मतलब है, सही तरह नहीं समझा हुआ। ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया अपर लिम्ब और पेल्विक गर्डल। सॉरी, पेल्विक गर्डल इधर लिखा हुआ है, दिस इज पेक्टोरल गर्डल। करेक्टेड, पेक्टोरल। अपर लिम्ब के साथ कौन सा गर्डल होता है? पेक्टोरल गर्डल। अच्छा, उसके बाद अब आइए लोअर लिम्ब एंड द पेल्विक गर्डल। इसके साथ पेल्विक गर्डल मौजूद होगा। इसके अंदर टोटल 62 बोन्स हैं। तो इसमें आप देखिए 62 बोन्स में जो पेल्विक गर्डल है, इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल बोन। एक साइड का जो पेल्विक गर्डल होगा वो सिंगल बोन पर मुश्तमिल होगा। और वो बोन कौन सी है? वो बोन कहलाती है पेल्विक बोन। देयर इज अ सिंगल बोन नोन एज पेल्विक बोन। हालांकि ये पेल्विक बोन 3 बोन्स की फ्यूजन से कंपोज हुई है। व्हाट आर दोस 3 बोन्स? इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस। ये 3 बोन्स फ्यूज होकर एक पेल्विक बोन बनाती हैं। आप इन तीनों को 3 काउंट नहीं करेंगे, अदरवाइज ये नंबर गड़बड़ हो जाएगा। पूरी 206 नहीं होंगी, फिर ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है। तो इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस, सिंस दे आर फ्यूज्ड विथ ईच अदर, इस वजह से जो पेल्विक बोन है वो एक सिंगल बोन मानी जाएगी। बहरहाल इसमें ये जो पोर्शन होता है जो दूसरी पेल्विक बोन के साथ ज्वाइन कर रहा होता है, ये इसका प्यूबिक रीजन है, इसको प्यूबिक बोन कहा जाता है। दरमियान वाला जो पोर्शन है उसे कहा जाता है इस्कियम पोर्शन, जहां पर ये फीमर हेड आकर अटैच हो रहा है। यहां पर एक कैविटी मौजूद है, दैट कैविटी इज नोन एज एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम। और इस एसिटाब्यूलम कैविटी में फीमर हेड वर्क कर रहा है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, स्कैपुला की एक कैविटी है कॉल्ड ग्लिनोइड कैविटी, जिसके अंदर फीमर हेड वर्क करता है। इसी तरह से यहां पर ये ग्लिनोइड कैविटी के अंदर ह्यूमरस हेड वर्क करता है, जबकि यहां पर एसिटाब्यूलम के अंदर ये फीमर हेड वर्क कर रहा है। सही। तो ये जो पोर्शन था ये इसका इस्कियम पार्ट था, दरमियान में इस्कियम, और जबकि ऊपर वाला एंड, दिस इज कॉल्ड इलियम पोर्शन।
तो ये 3 पार्ट्स मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पेल्विक बोन को। तो एक पेल्विक बोन एक पेल्विक गर्डल में और दूसरी पेल्विक बोन दूसरी पेल्विक गर्डल में मौजूद है। पेल्विक बोन का कौन सा एंड दूसरी पेल्विक बोन के साथ कनेक्टेड है, आपस में ज्वाइंट फॉर्म कर रहे हैं? ये अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विच पार्ट ऑफ द पेल्विक बोन फॉर्म ज्वाइंट विद द अदर पेल्विक बोन, तो वो है प्यूबिक रीजन। सही है, इसके दरमियान यहाँ पे ज्वाइंट बनेगा। अदरवाइज ये इलियम साइड पे नहीं कनेक्ट होता? हाँ, मैं यही पूछने चाह रहा था, क्या ये इलियम साइड पर आपको इनके दरमियान ज्वाइंट नजर नहीं आ रहा? नहीं, असल में इलियम साइड पर दोनों पेल्विक बोन आपस में ज्वाइंट नहीं बनाती हैं, बीच में यहाँ पर वो सैक्रल पोर्शन आ जाता है, जो पेल्विक वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रल पोर्शन है, सैक्रम पोर्शन, तो वो सैक्रम पोर्शन के साथ इलियम पोर्शन ऑफ पेल्विक बोन कनेक्ट हो रही होती है, और जो कॉक्सल रीजन है वो उसके पीछे आपको यहाँ पर ये कॉक्सल पोर्शन नजर आ रहा है। ठीक है भाई, तो वहां पर ये दोनों पेल्विक बोन आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही, बीच में वो सैक्रम के साथ ज्वाइंट कर रही हैं, जबकि इधर से ये दोनों पेल्विक बोन्स प्यूबिक रीजन पर आपस में ज्वाइंट कर रही हैं। तो यहाँ पर दरअसल एक कार्टिलेजिनस टाइप का ज्वाइंट होता है। अभी हम टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स में इसकी एग्जांपल लेंगे। प्यूबिक सिम्फाइसिस इस ज्वाइंट को कहते हैं जी। तो उसके बाद इलियम वाली बात आपने क्या बताई बेटा? ये मैंने बताया कि पेल्विक बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज कॉल्ड इलियम पार्ट ऑफ द पेल्विक बोन। इलियम पार्ट ये दूसरे पेल्विक बोन के इलियम पार्ट के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। आपको यहाँ पे शायद ऐसा शक गुजर रहा हो कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। एक्चुअली दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड। दरमियान में सैक्रम बोन आ जाती है जो कि वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है, सैक्रम बोन। तो इस सैक्रम के साथ अटैचमेंट है इसकी, इधर जो ज्वाइंट बना हुआ सैक्रम के साथ बना हुआ है। सही। अच्छा, अब देखिए फीमर। फीमर जैसे अभी हमने स्मॉलेस्ट बोन पढ़ी थी स्टेपीज, वेयर एज द फीमर इज द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन स्केलेटन। इसको आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है। फीमर के बाद फिर ये पैटिला, पैटिला आल्सो नोन एज नी कैप, उसके बाद फिर टिबिया एंड फिब्यूला। दीज आर टू पैरेलल बोन्स, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। लेकिन इन दोनों में से आप किस बोन को मीडियल बोन और किसको लेटरल बोन कहेंगे? देखो ये टिबिया और ये फिब्यूला, तो येलो टिबिया इज मीडियल और जबकि ये लेटरल है। ठीक है, इस वक्त भी आप ये कौन सा व्यू देख रहे हैं इसका, वेंट्रल व्यू या डॉर्सल व्यू? ये वेंट्रल व्यू है आपके सामने। गुड, सही। उसके बाद टिबिया और फिब्यूला के बाद फिर ये जो एंकल ज्वाइंट होता है, एंकल ज्वाइंट टखना, उसके अंदर मौजूद बोन्स को कहते हैं टॉर्सल्स। 7 टॉर्सल्स हैं। कार्पल्स हमारे इधर हाथ के अंदर जो रिस्ट बोन्स हैं वो 8 होती हैं एक हाथ में और दूसरे में भी 8, लेकिन जो टॉर्सल्स होते हैं वो 7 होते हैं। दे आर नॉट 8, कीप इन योर माइंड। उसके बाद मेटाटॉर्सल्स, दे आर 5 इन नंबर इन 1 फुट। उसके बाद फिर ये फेलेंजेस आ जाती हैं, ये उसी तरह से 14 है। जो इसका बिग टो है उसके अंदर 2 फेलेंजेस होंगी और बाकी टोज के अंदर 3 फेलेंजेस मौजूद होंगी। ठीक है जी बेटा। सर ये जो बुक में है जो अल्लाह और उसकी जो पोजीशन बताई है कि एक ऊपर है, वो कुछ बता दे, मुझे समझ नहीं आई। पढ़िए उसको। मुझे अभी मैंने बुक नहीं उठाई, लेकिन तो मुझे मेरे सामने भी बुक नहीं है बेटा, तो अगर कोई वर्डिंग है तो वो फिर मुझे बताएं तो फिर मैं उसको समझा देता हूँ। उसमें ये था कि अल्लाह ऊपर है कि रेडियस ऊपर है, मतलब जब जॉइंट के साथ रेडियस तो अपर लिम्ब के अंदर मौजूद है। अल्लाह रेडियस, हाँ, और वो भी अपर लिम्ब के अंदर मौजूद है, रेडियस और अल्लाह। ठीक है, तो उसमें क्या सवाल पूछा जा रहा है, ऊपर कौन सी है? उसमें ऊपर नहीं, वो इसी तरह की बात पूछी होगी कि लेटरल कौन सी और मीडियल कौन सी है। तो जो लेटरल है उसमें वो रेडियस है, थंब वाली साइड पर रेडियस होती है। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब लोअर लिम्ब और पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल की ये देखिए यहाँ पर ज्यादा वजाहत से आपको डायग्राम नजर आ रही है। तो इसमें ये इलियम, इस्कियम और प्यूबिक रीजन अब आपको वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। एंड द प्यूबिक रीजन ऑफ 2 पेल्विक बोन फॉर्म द जॉइंट कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस, और जबकि इसका इलियम पोर्शन ये सैक्रम रीजन के साथ जॉइंट फॉर्म किए हुए। अच्छा, फीमर और द थाई बोन, इसको थाई बोन भी कहते हैं, इज अ लॉन्ग बोन विद हेड which fits into the
B. तो acetabulum, the cavity in the pelvic bone is called acetabulum. ये उसके ischium region के अंदर ये cavity मौजूद है. अच्छा, all of the following are paired bones in human skeleton except, जो मैं अभी बार बार आपको कहता आया था कि आपने ये याद रखना है कि paired bones कौन सी हैं और unpaired कौन सी हैं. तो what do you think, patella paired है या unpaired है? Paired है, एक टांग में है, दूसरी टांग में. And what about sternum? Unpaired है, single है. And clavicle? Paired है. तो इसका मतलब है कि आपसे पूछा गया है कि all of the following are paired bones in the human skeleton except, तो except two only. Sternum. तो right answer is delta, two only. ठीक है. अच्छा, all of the following bones are located in the same skeletal division except, रेडियस कौन सी स्केलेटल डिवीजन में है? अपर लिम्ब के अंदर. स्टर्नम, अच्छा अगर हम ब्रॉड कैटेगरीज बनाए, अगर सपोज देखो रेडियस कौन सी डिवीजन में? अपेंडिकुलर में. स्टर्नम ये एक्सियल में. टिबिया अपेंडिकुलर में. फीमर अपेंडिकुलर में. तो इसने क्या कहा कि तीन जो है वो सेम स्केलेटल डिवीजन में, एक के अलावा. तो ये तीनों देखो ये सेम स्केलेटल डिवीजन बन गई, रेडियस अपेंडिकुलर, टिबिया और फीमर. बट द स्टर्नम बिलोंग्स टू द एक्सियल स्केलेटन, सो द राइट आंसर मस्ट बी स्टर्नम. ठीक है, ये अलग स्केलेटल डिवीजन के अंदर है. ठीक है जी, तो ये आज का हमारा लेक्चर था. इंशाल्लाह इस पोर्शन को, सपोर्ट एंड मूवमेंट को, कल वाले लेक्चर में फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.